हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 95 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के बारे में। देन जानेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी चर्चा में क्यों है। एक स्पीसीज नॉर्थन जिराफ के बारे में चर्चा करेंगे। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम लीगो के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 से 26 जानेंगे ये क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आधार से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आधार का मेटा डेटा है वह स्टोर नहीं किया जा सकता मोर देन 3 मंथ्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टेट किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता फॉर शेयरिंग आधार डेटा के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए आधार अनिवार्य है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि आधार मेटा डेटा को आप स्टोर नहीं कर सकते मोर देन 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स की लिमिट नहीं है, बल्कि 6 मंथ्स से ज़्यादा इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि स्टेट किसी भी तरीके के प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ आधार के डेटा को शेयर करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेने के लिए आधार अनिवार्य है, तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, इसके कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मैंडेटरी है, अगर कोई बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो उसके लिए आधार जरूरी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा B, 2 एंड 4। चलिए देख लेते हैं अब इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, उसके द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, जिसमें अभी UIDAI है उसके द्वारा टॉप किया गया है। जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने लोगों के शिकायत निवारण में प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। और ये इनके द्वारा जब प्रथम स्थान सेकेंड मंथ में कंजिक्यूटिव मंथ में ये इनके द्वारा प्राप्त किया गया, पिछले मंथ भी ये फर्स्ट पोजीशन पर रही थी। इसके अलावा हम आधार मेटा डेटा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार आधार मेटा डेटा को आप स्टोर नहीं कर सकते मोर देन 6 मंथ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके एक सेक्शन को 57 को स्टक कर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन को आधार के डेटा को वेरीफाई कराने के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आधार को जो कि वेलफेयर स्कीम से कोई अदर जो स्कीम्स हैं उसके लिए आधार को मैंडेटरी कराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा 2019 में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि आधार जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, इंश्योरेंस उत्पाद हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार वर्डिक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि वेलफेयर स्कीम वह स्कीम है जो कि फंडेड की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा जो आधार एक्ट के जो सेक्शन है 7 को उसको जारी रखा गया, और उसमें जिसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए आधार को अनिवार्य बना सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई है अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट है, जो कि 2016 का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मैटी के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत ये अथॉरिटी आती है। इसके अलावा ये जो अथॉरिटी है रेस्पॉन्सिबल है कि 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करे, जिसको हम आधार के नाम से जानते हैं, जो कि आइडेंटिटी होगी सारे रेजिडेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा एक ये मजबूत सिस्टम होगा जो कि डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करेगा, साथ ही साथ फेक आइडेंटिटी को दूर करेगा, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड के रूप में इसके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाएगा बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा।
इसके अलावा जो आधार प्लेटफॉर्म है वह जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके अंतर्गत वह आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ रेसिडेंट की इलेक्ट्रॉनिकल रूप में, जो कि एक सेफ एंड क्विक मैनर में ये की जा सकती है, जो कि एक मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा इसमें यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूआईडीएआई ने ये कहा है कि आधार ये सिटीजनशिप का ये आपका प्रूफ नहीं है, ये केवल आपकी रेसिडेंशियल स्थिति को आप दर्शाता है। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि आधार एक सिटीजनशिप का प्रूफ है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये केवल रेसिडेंशियल प्रूफ है ना कि सिटीजनशिप का प्रूफ। इसके अलावा यूआईडीएआई है वह पब्लिश करता है कि किन कंटेंजेंसीज की स्थिति में आधार को वापस लिया जा सकता है यदि कोई उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वह एनोमलस है, डुप्लीकेसी है उसके अंतर्गत, साथ ही साथ कोई सिंगल नेम है वो 2 बार लिख दिया गया है, इस तरीके के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। और इसके अलावा कोई अगर 3 कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार 3 साल में अगर कोई नॉन यूज करता है आधार कार्ड का तो उसके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आधार से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के बारे में है, जिसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड प्राप्त किया 2022 का इन कैटेगरी लिविंग ग्रीन इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो अवार्ड दिया गया वह दिया गया एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर AIPH के 2022 के वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था जेजू साउथ कोरिया में। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हैदराबाद सिटी को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है, जो कि इसकी कैटेगरी है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में उसको मिला है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये अवार्ड दिया गया एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था जेजू साउथ कोरिया में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी हैदराबाद सिटी के द्वारा ये एक प्रेस्टिजियस वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त किया गया। इन्होंने जो हैदराबाद सिटी ने हराया पेरिस, बोगोटो, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और फोर्टलेजा सिटीज़ को। इसके अलावा जो हैदराबाद को ये अवार्ड रिसीव हुआ एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 के अंतर्गत हुआ। इसके अलावा इसमें अनाउंस किया गया जो 6 कैटेगरी में, ये जो अवार्ड है 6 कैटेगरी में दिया जाता है, और जो कि इसका जो आयोजित किया गया था वह आयोजित किया गया था जेजू साउथ कोरिया के अंतर्गत। ये अगर हम 6 कैटेगरीज की अगर बात कर लें तो ये 6 कैटेगरी हैं। लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज, लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, एंड लिविंग ग्रीन फॉर वाटर, एंड लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेशन, एंड लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें हमारी हैदराबाद सिटी को जो अवार्ड मिला है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत मिला है। अगर हम बात कर लें तो हैदराबाद ने इसको लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत इसको AIPH के इवेंट में इसको प्राप्त किया। इसके अलावा जो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है ये फोकस करती है कि इस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया जाए और इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाए जो कि सिटी के जो रेसिडेंट है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से दूर हो सके, साथ ही साथ वह उनकी ग्रोथ सुनिश्चित हो सके। इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो हैदराबाद का जो प्रयास था, उन्होंने जो आउटर रिंग रोड डेवलप की है उसके लिए इसको हैदराबाद को नॉमिनेट किया गया था, जिसे जो हैदराबाद की जो आउटर रिंग रोड है इसको नेकलेस ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सिटी है रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल लीडर इन नेचर ओरिएंटेड अप्रोचेस के लिए, साथ ही साथ सिटी डिज़ाइन के लिए, जिसमें उन्होंने सिटी डिज़ाइन के लिए एक नेचर ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाया, उसके लिए इनको ये चूज़ किया गया है ग्लोबल लीडर के रूप में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये लॉन्च किया गया था 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में बाय द PM नरेंद्र मोदी एंड उनके जो समकक्ष थे फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांदे के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ISA ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोस होलांदे के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको यूएन के द्वारा भी ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्रदान कर दिया गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। वन सन वन वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट जो स्कीम है वह इसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों रहा। जो अभी 5th असेंबली हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इनॉग्रेट हुई इन इंडिया। इसका जो ऑफिस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है भारत को बनाया गया है, विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है वो इसके को प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इसकी ये जो अगर हम बात करें असेंबली की, तो ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें हर कंट्री के जो भी इसके मेंबर हैं उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ये इसकी जो मीटिंग होती है हर साल आयोजित की जाती है एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। इसके बाद हम बात कर लें आईएसए के बारे में, तो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि प्रयास करता है कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर स्थापित किया जाए, कंट्रीज के अंतर्गत उनको डिप्लॉय किया जाए। इसके अलावा इसका जो बेसिक मोटिव है कि फैसिलिटेट करे एनर्जी एक्सेस को, एनर्जी सिक्योरिटी को, साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन को टू द मेंबर कंट्रीज के लिए। इसके अलावा इसका जो जॉइंट एफर्ट है इंडिया एंड फ्रांस का, जो कि मोबिलाइज करता है एफर्ट को अगेंस्ट जो हमारा क्लाइमेट चेंज के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उससे बचने के लिए, साथ ही साथ सोलर एनर्जी के जो सॉल्यूशंस हैं उनको स्थापित करने के लिए। अगर हम बात करें इसके विजन की, तो इसका जो विजन है वह है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, जिसमें ये सभी लोगों का प्रयास हो कि सन की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा इसका जो मिशन है कि एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव द लाइट एट होम, मींस इसका जो हर घर में एक लाइट हो, एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सके, चाहे वह कितनी भी दूरी पर स्थित हो। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो इंटरिम सेक्रेटेरिएट है वह सेटअप किया गया है भारत के गुरुग्राम में। और अगर हम इसके मेंबर ऑफ नेशंस की बात करें तो इसके टोटल 106 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं जो कि आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर चुकी हैं। इसके अलावा 106 अगर नेशन की बात करें तो इनमें से 86 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई भी कर दिया है। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसमें यह कहा गया था कि इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री हैं वह इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन अब इसमें यह कह दिया गया है कि सारे मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वह इसके लिए अर्हत हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। अगर हम ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, जो कि मदद करेगा इसके रेगुलर और वेल डिफाइंड कॉपरेशन बिटवीन द सोलर अलायंस और यूनाइटेड नेशन के बीच में। और ये बेनिफिट करेगा ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ को, साथ ही साथ उसके विकास को। अगर हम बात करें इसके 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कि वे एक फेवरेबल वातावरण तैयार करे सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ ही साथ इन जो मेंबर कंट्री हैं उनके लिए। इनमें साथ ही साथ वह एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी को प्रोवाइड कराता है, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग में भी सपोर्ट करता है। जो प्रोग्रामेटिक सपोर्ट्स हो सकते हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा रेडीनेस एंड इनेबलिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वह आईएसए के द्वारा इन मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराई जाती है और यही इसके प्रायोरिटीज एरिया है। अगर हम बात करें तो इसकी जो असेंबली की अगर हमने बात करी तो इसकी जो 5th असेंबली हुई जो भारत में है, जिसमें भारत ने प्रेसिडेंसी ली है, तो उसका जो एपेक्स डिसीजन बॉडी है जो कि कंप्राइज करती है इसके सारे रिप्रेजेंटेटिव को। इसके अलावा अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो इससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक प्रोजेक्ट है जो कि इसका फोकस है कि इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जो कि फैसिलिटेट करे ग्लोबल कॉपरेशंस को, साथ ही साथ इस तरीके का ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहें, और इस पर सबसे मेनली फोकस किया जा रहा है सोलर एनर्जी पर। इसका जो उद्देश्य है वन सन वन वर्ल्ड का कि जो सन है कभी सेट्स नहीं होता, कभी डूबता नहीं है, क्योंकि अगर एक कंट्री में सन सेट्स होता है तो दूसरी कंट्री में उसी समय वह राइज भी होता है, तो इसके कारण से सन नेवर सेट्स
तो ये एक कांस्टेंट एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे हमेशा सन अवेलेबल रहता है, सोलर एनर्जी हमेशा अवेलेबल होती है, जिससे एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाया जा सकेगा जिससे सभी कंट्री बेनिफिट होंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से संबंधित अगर टेक्निकल असिस्टेंस की बात करें तो इसको टेक्निकल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है बाय द वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएसए का सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है, जिसको आई स्टार सी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके की टेक्निकल ट्रेनिंग कर देने का प्रयास करता है जिससे इससे संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो एक्सचेंज करता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर प्रमोट नॉलेज डिसेमिनेशन, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा ये स्टैंडर्डाइजेशन साथ ही साथ के सोलर एप्लीकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रीजनल एंड सब रीजनल लेवल पर प्रयास करता है और उनको टेस्टिंग और टेक्निकल सर्टिफिकेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है की स्टार सेंटर्स को, जो कि इनेबल करता है कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमंग द आईएसए मेंबर। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मेंबर हैं उनके बीच में कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा इसमें इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन स्कीम है, आईटेक स्कीम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रयास कर रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ये सपोर्ट कर रही है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर इसके अंतर्गत तैयार कराए जाएं फॉर द सोलर एनर्जी के लिए। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 21 दिन का प्रोग्राम है, जो उसकी जो कॉस्ट है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बियर की जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जिराफ से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे, वह एक बैच को लेकर आए थे सिंगल स्पीसीज ऑफ नॉर्थन जिराफ को इन इंडिया, जो उनका अफ्रीका में जो पोजीशन था वहां से इनको लेकर आए थे। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो जिराफ है केवल फाउंड होता है वाइल्ड ओनली, जो कि सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो आयुशियन स्टेटस है नूबियन जिराफ्स का वह है इंडेंजर्ड। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे वह इसके जो नॉर्थन जिराफ के एक सिंगल स्पीसीज को लेकर आए थे इन इंडिया फ्रॉम द कॉलोनियल पोजीशन, उनका जो अफ्रीका में था वहां से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 150 वर्ष पहले इस तरीके के एक जिराफ को लेकर आए थे। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये केवल जंगलों में वाइल्ड में पाए जाते हैं इन द सब सहारन अफ्रीकन रीजन, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नूबियन जिराफ होते हैं उसका जो आयुशियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड वह स्पीसीज है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो जिराफ है जो कि ब्रिटिश के समय पर इसको एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में लेकर आए थे भारत में फ्रॉम द अफ्रीका, जो उनकी कॉलोनियल पोजीशन था अफ्रीका से भारत में इसको लेकर आए थे। इसके अलावा अभी अलीपुर में इन जिराफ्स का डिस्टेंस एनालिसिस किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ये काफ़ी क्लोज हैं जो नूबियन और जो चाइल्ड जो जिराफ्स होते हैं, रॉथस्चाइल्ड जो जिराफ्स होते हैं उसके काफ़ी क्लोज हैं। इसके अलावा ये जो कंप्राइज करते हैं देश में अभी इनकी जो पॉपुलेशन हो गई है 29 इंडिविजुअल नॉर्थन जिराफ्स अभी अक्रॉस द कंट्री हैं। साथ ही साथ इनको जो मैनेज करने का प्रोटोकॉल अलग है, क्योंकि ये एक तरीके की बाहर से लाई गई स्पीसीज हैं, तो एक तरीके से यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए ये एक्सोटिक स्पीसीज हैं जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा जा सकती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड की गई हैं इसके लिए इस प्रोटोकॉल अलग रखे गए हैं इसकी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए। साथ ही जो जिराफ्स हैं वो केवल सब सहारन जो अफ्रीका रीजन है उसके जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम 2 स्पीसीज हैं नूबियन जिराफ्स और रोथस्चाइल्ड जिराफ, जिसमें नूबियन जिराफ है ये नॉमिनेट किया सब स्पीसीज है जिराफ की। इसके अलावा इसके अगर हैबिटाट की बात करें तो ये फाउंड होता है इथोपिया, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान एंड सूडान के अंतर्गत। इसके अलावा जो सब स्पीसीज है ये जो आयुशियन की स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि 2018 में इसको ये स्टेटस दिया गया क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन में लास्ट 3 डिकेड्स में पिछले 3 दशकों में 95% इसमें डिक्रीमेंट आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोथस्चाइल्ड जिराफ्स के बारे में तो इसको बेरिंगो जिराफ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो केन्या की एक लेक है बेरिंगो उसके आसपास पाए जाते हैं
अगर हम इसके हैबिटाट की बात करें तो ये डेजर्ट और सवाना प्लेन्स में, ये अफ्रीका के सवाना प्लेन्स में ये पाए जाते हैं। प्राइमरी रूप से अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न युगांडा और वेस्टर्न केन्या में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके आयुशियन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में आयुशियन रेड लिस्ट में शामिल है। जिराफ एक रूमिनेंट होते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि इनके जो पेट होता है, स्टोमक होता है, उसमें कई सारे मल्टीपल चैम्बर होते हैं। अगर वह उस टाइम पे एक्टिवली खाना नहीं खा रहे होते, उस टाइम पे वह जो उनका जो कड होता है उसको ही वह चबाते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिराफ के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ने रिकॉर्ड किया था सिग्नल ऑफ बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ब्लैक होल इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जहां पर उनका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है और इवन ये लाइट को भी इससे बाहर नहीं निकलने देते। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो गया है वो एक नासा का एक मिशन है जो कि क्रिएट करेगा लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट 3D मैप ऑफ द गैलेक्सी को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ने रिकॉर्ड किया था सिग्नल ऑफ बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ब्लैक होल एक इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनका ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये लाइट को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देते। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि गया जो कि आपका नासा का मिशन है जो कि 3D मैप करेगा गैलेक्सी का, तो जो गया है वह आपका नासा का मिशन ना होते हुए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है D1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ने रिकॉर्ड किया गया था जो बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार थे उनके मर्जर के सिग्नल को, जो कि फॉर्म हो गई थी तीसरी बॉडी के रूप में जो कि दिख रही थी ब्लैक होल की तरह। इसके अलावा जो इसमें एक अनयूजुअल जेट देखने को मिला था, जेट ऑफ मैटर देखने को मिला था, ऑब्जर्व किया गया था, जो कि एक इल्यूजन था। इल्यूजन कैसा था कि इसमें जो फिनोमिना माना जा रहा था कि एक सुपर ल्यूमिनल मोशन है। सुपर ल्यूमिनल मोशंस वह होते हैं जिसमें जो ट्रेवल कर सकते हैं फास्टर देन लाइट की वेलोसिटी से। लेकिन अभी जो नई स्टडी हुई है उसमें जो रियल स्पीड इस जेट ऑफ मैटर की देखी गई तो वह 99.97% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट देखी गई। मतलब लाइट की स्पीड से कम देखी गई, लाइट की स्पीड से ज़्यादा ये नहीं थी। इसके अलावा ये जो नई स्टडी है वह एक तरीके से स्ट्रेंथन करती है हाइपोथेसिस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को, जो कि रेस्पॉन्सिबल हो सकता है क्लास ऑफ गामा रे बर्स्ट के लिए। अगर हम गामा रे बर्स्ट की अगर हम बात करें तो गामा रे बर्स्ट होता है शॉर्ट लिव बर्स्ट ऑफ गामा रे लाइट का। मतलब इसमें काफ़ी कम समय के लिए गामा रे लाइट का बर्स्ट होता है जो कि एक मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म होती है लाइट की, और ये मौजूद रहती है फ्यू मिलीसेकंड से कुछ सेवरल मिनट्स तक। इसके अलावा इस स्टडी का यूज करते हुए ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको हम गया के नाम से जानते हैं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट है, इसके द्वारा मेजर किया जाता है लॉरेंस फैक्टर को करेक्टली। इसके अंतर्गत अगर हम लॉरेंस फैक्टर की बात करें तो ये एक तरीके का रिलेटिविस्टिक फैक्टर है लॉरेंस फैक्टर, जो कि एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है स्पेशल रिलेटिविटी के माप करने के लिए कि किस तरीके से उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वह चेंज हो रही है थ्रू द स्पेस। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक होल्स की तो एक तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंतर्गत ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है और ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपने अंदर से लाइट को भी बाहर नहीं निकलने देता। इसके अलावा इसके अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म होता है जब कोई बहुत बड़े मैसिव स्टार आपस में कोलैप्स होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तब ये इस तरीके का बिग बैंग की थ्योरी के अंतर्गत इस तरीके का आपका ब्लैक होल का जनरेशन होता है, जिसमें जो दो बड़े बड़े न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर होता है वो एक तरीके से आपको ब्लैक होल की तरह दिखाई देते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो ये फॉर्म होते हैं जब मैसिव स्टार यानी कि एक बड़े स्टार का जब फ्यूल और जब वह कोलैप्स हो जाता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जनरेट हो जाता है। अगर हम गया की बात करें
जो कि ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, जो गैलेक्सी की 3D मैप करने के लिए इसको मोस्ट एक्यूरेट वे में इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें लीगो की, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी की, तो ये एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी है जो कि डिटेक्ट करेगी कॉस्मिक जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको। साथ ही साथ इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेविटेशनल वेव का ऑब्जर्वेशन किया जा सके फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। अगर हम बात करें तो इस तरीके के 3 ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हैं, डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें से 2 हैं आपके हैनफोर्ड वशिंगटन में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में स्थित है। साथ ही साथ एक है लिविंगस्टोन लुइसियाना में, जो कि साउथ ईस्टर्न यूएसए में स्थित है। इसके अलावा एक लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का भी प्रपोजल है, जिसके अंतर्गत जो कि लीगो डिटेक्टर है हैनफोर्ड से वो इंडिया में लाए जाएंगे। जिसके अंतर्गत लीगो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये एक पायलटेड प्रोजेक्ट है, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो लीगो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन रहेंगे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको IUCAA पुणे के नाम से जानते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो कि गांधीनगर में स्थित है। इसके अलावा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको RRCAT जो कि इंदौर में स्थित है, इनके द्वारा इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया लीगो के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जॉइंट एक्शन प्लान वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022-26 से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि दिस इज द फर्स्ट जॉइंट प्लान है ऑन वन हेल्थ के लिए, जिसका उद्देश्य है कि फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके इंटीग्रेट सिस्टम्स और कैपेसिटी का। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है केवल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्लान बिल्ड करता है 6 इंटरडिपेंडेंट एक्शंस को, जो कि कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर अचीविंग सस्टेनेबल हेल्थ एंड फूड सिस्टम के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये फर्स्ट जॉइंट प्लान है फॉर वन हेल्थ, जिसका उद्देश्य है कि फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके फॉर इंटीग्रेट सिस्टम एंड कैपेसिटी के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है केवल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें WHO साथ ही साथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जॉइंटली रूप में। इसके अलावा ये बिल्ड करता है अराउंड 6 इंटरडिपेंडेंट एक्शंस को, जो कि ट्रैक करेंगे कलेक्टिवली फॉर अचीविंग सस्टेनेबल हेल्थ एंड फूड सिस्टम को। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये लॉन्च किया गया है 4 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। ये जो फर्स्ट जॉइंट प्लान है फॉर वन हेल्थ के लिए, जिसका उद्देश्य है कि इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके फॉर इंटीग्रेट सिस्टम एंड कैपेसिटी, जो कि कलेक्टिवली बेटर करेंगे प्रिवेंट, प्रिडिक्ट और डिटेक्ट करेंगे रिस्पॉन्ड टू द हेल्थ थ्रेट्स को। तो किसी भी तरीके की हेल्थ थ्रेट्स आती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई खतरा आता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकेंगे, प्रिडिक्ट कर सकेंगे, साथ ही साथ उसको डिटेक्ट कर सकेंगे और उसके अनुसार उसमें रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा। इसके अलावा ये प्लान है बिल्ड करता है 6 इंटरडिपेंडेंट एक्शंस को ट्रैक्स करने के लिए, साथ ही साथ कलेक्टिवली उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए कि वे अचीव कर सके सस्टेनेबल हेल्थ एंड फूड सिस्टम को। इसके अलावा ये जो 6 इंटरडिपेंडेंट जो एक्शन हैं वह हैं इन्हेंसिंग वन हेल्थ कैपेसिटीज टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम। सेकेंड पर है रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम इमर्जिंग री इमर्जिंग जूनेटिक, जो एपिडेमिक्स हैं और पेंडेमिक्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उसकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ये कंट्रोल करने के लिए जो एलिमिनेट जो कि एंडेमिक जो जूनोटिक्स हैं, साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल और वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं जो कि नेग्लेक्टेड हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये स्ट्रेंथिंग करता है असेसमेंट, साथ ही साथ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन को,
जो कि फूड सेफ्टी से संबंधित जो भी रिस्क हैं उससे संबंधित असेसमेंट, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा जो कर्विंग करता है, ये रोकने का प्रयास करता है पेंडेमिक और जो कि अभी सबसे बड़ी समस्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। इसके अलावा ये एक तरीके का एनवायरनमेंट को इंटीग्रेटेड करने का प्रयास करेगा फॉर द वन हेल्थ के लिए। अगर हम वन हेल्थ की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इंटीग्रेट यूनिफाइंग अप्रोच जिसका उद्देश्य है कि सस्टेनेबली बैलेंस स्थापित किया जा सके फॉर हेल्थ किसकी, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट की, साथ ही साथ इकोसिस्टम की। ये इन्वॉल्व करता है आपका जो पब्लिक हेल्थ है, साथ ही साथ वेटरनरी जो कि पशुओं की हेल्थ से संबंधित है, इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल सेक्टर्स को। तो ये हमने बात की वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन जो कि 2022 से 26 के बीच में है उसके बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।